नमस्ते दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग मशीन डिजाइन का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकेंड देखते हैं। दोस्तों उस दिन हम जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेन और भी कई टॉपिक हैं इसमें। तो आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन किसी पदार्थ के अणुओं पार्टिकल्स द्वारा एक्सटर्नल फोर्स के विरोध में जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न किया जाता है उसे स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। स्ट्रेस इक्वल टू F/A। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर इसको पास्कल भी बोलते हैं। दोस्तों समझेंगे, जैसे ये हमारा एक अणु है, एक पार्टिकल, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इसके विरोध में जो बल उत्पन्न हो रहा है, जैसे हम किसी भी पार्टिकल, किसी भी अगर ये हमारा मेटेरियल, इसको हम इस तरह तोड़ेंगे तो इसके विरोध में इसके जो पार्टिकल है वो विरोध करेंगे इसको तोड़ने में, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के विरोध में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न होगा, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। अब उसके यह दोस्तों यह टेंसर राशि है। आइए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन क्या होता है। तो दोस्तों स्ट्रेन को हम सिंपल फार्मूला से दर्शा सकते हैं। बस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम लोग लिखना चाहें इसको थ्योरी में तो ऐसे ही लिख देंगे, वास्तविक माप के लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई को, लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई को स्ट्रेन कहते हैं। इसे हम इसे प्रदर्शित करते हैं। यह बीमाहीन होती है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेन, उसके बाद आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। तो दोस्तों जो हम लोग के सिलेबस में दिया गया है, ये टेंशन स्ट्रेस, कंप्रेशन स्ट्रेस, तीसरा शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस। तो आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे बारी बारी से क्या होता है टेंशन
कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। दोस्तों ये हम लोग देखते हैं टेंशन स्ट्रेस क्या होता है। तनन तनन बल तनन बल के विरुद्ध उत्पन्न होने वाला बल टेंशन स्ट्रेस या फिर तनन प्रतिबल कहते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारी बॉडी है, इसको हम लोग ऐसे खींच रहे हैं तो इसमें टेंशन आ रही है, टेंशन, तो ये तनन है। इसके विरुद्ध में एक बल उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग तनन प्रतिबल कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्रेशन स्ट्रेस। जब हम किसी बॉडी को दोस्तों ऐसे दबाएंगे तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे ये भी संपीड़न के विरुद्ध बल उत्पन्न होंगे, तो उसे हम लोग कंप्रेशन स्ट्रेस या फिर संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों शियर स्ट्रेस। देखते हैं कर्तन प्रतिबल। कर्तन बल के विरुद्ध उत्पन्न बल को हम लोग कर्तन प्रतिबल कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस और एक है बेंडिंग स्ट्रेस। दोस्तों आइए हम लोग अब देखते हैं तीसरा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस वो होता है जब हम किसी बीम पे ट्रांसवर्स इसके मतलब अनुप्रस्थ कोई लोड लगाते हैं तो ये बेंड होने की कोशिश करती है। ये बीम मान लेते हैं बेंड होने की कोशिश करती है तो इसके विरोध में एक बल उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। अब चौथा देखेंगे, पांचवा देखेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। जब किसी अवयव पर एक्सियल लोड, किसी दोस्तों कोई बॉडी हो गई, ये बॉडी हो गई, इसके हम एक्सियल जब कोई लोड लगाएंगे तो ये बेंडिंग स्ट्रेस के साथ, या फिर ऐसे भी ये एक्सियल मान लेते हैं। अगर ऐसे हम लोड लगाएं या फिर ऐसे, तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस के साथ साथ इसमें टेंशन और कंप्रेशन दोनों उत्पन्न होंगे, इसे ही हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ बताए थे। टाइप ऑफ स्ट्रेन में दोस्तों पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, फिर उसके बाद शियर स्ट्रेन, डायरेक्ट शियर स्ट्रेन के बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेस, हम लोग देख लिए, टाइप ऑफ स्ट्रेस देख लिए। अब हम लोग स्ट्रेन देखेंगे। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ को स्ट्रेन कहते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। ये दोस्तों विमाहीन होती है। इसमें टाइप ऑफ स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ को, इसको दोस्तों ये इसे प्रदर्शित करते हैं, वही होता है, बट इसको ई और यल से प्रदर्शित हम लोग करते हैं। फिर लेटरल स्ट्रेन दोस्तों हिंदी में इसको पार्श्व विकृति बोलते हैं। इसका होता है चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर। जैसे हम किसी बॉडी को खींच रहे हैं तो ये इतना जो डायमीटर है तो इसके डायमीटर में परिवर्तन आएगा, तो जो हमारा ओरिजिनल रहेगा और जो इसमें परिवर्तित आएगा। तो दोस्तों चेंज इन दोनों के अनुपात को चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर के अनुपात को लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। फिर शियर स्ट्रेन, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। कर्तन विकृति G5 और फाई का यही निकाल देंगे दोस्तों, तो इसे टाउ अपान में G आ जाएगा। फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को दोस्तों EV से प्रदर्शित करते हैं। चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक अपान में जो इसका आयतन रहता है, आयतन में परिवर्तन और अपन ओरिजिनल आयतन को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। अब हम लोग दोस्तों आगे वाली टॉपिक में देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आइए देखते हैं। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है। मशीनिंग अंग का डिजाइन करते समय सुरक्षा गुणांक के चयन के अग्र कारक प्रभावित करते हैं। जब हम किसी मशीन के पार्ट या फिर उसको डिजाइन करते हैं तो उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ों का कितनी मान्यताएं होती है, कहाँ पे क्या रहना चाहिए, उस सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखते लागत, लगाए गए भार की प्रकृति।
जैसे दोस्तों उस पे किस प्रकार की भार लगने वाली है, उस पार्ट्स पे, बॉडी पे, उसकी प्रकृति हमें मतलब माइंड में रखना चाहिए। फिर दूसरा, अंग की निर्माण करते समय उत्पन्न प्रतिबल का मान। तीसरा, पार्ट्स ऑफ फेलियर की दशाएं, फेलियर की दशाएं उसे हमें संशोधन करना चाहिए, या फिर जो फेलियर होता है तो उसके पार्ट्स को देखना चाहिए कहाँ पे गलतियां हुई है, क्या नहीं हुआ है, उसको सुधार करना चाहिए। चौथा, एजम्पशन। जैसे दोस्तों कई ऐसी मटेरियल रहते हैं जिनकी एजम्पशन, उनकी मान्यताएं रहती हैं कि ये बॉडी, ये पार्ट इस प्रकार की होती है, ऐसे होता है। फिर पांचवा है फेलियर होने वाली हानि। जो हानि होगी फेलियर में, उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, किस प्रकार से सही किया जाए, उसको अब हम लोग देखेंगे दोस्तों आगे। स्ट्रेस कंसंट्रेशन। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है। आकार में अचानक परिवर्तन के कारण प्रतिबल के वितरण में होने वाली असमानता को ही स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं। जो दोस्तों अचानक से हमारे आकार में परिवर्तन होती है तो उसके प्रतिबल, जो विरुद्ध बल उत्पन्न होता है, उसके प्रतिबल में असमानता आ जाती है। जैसे दो कॉर्नर पे अगर अचानक से उत्पन्न होती है तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे दूसरा आ जाएगा स्ट्रेस, और इस कॉर्नर पे दूसरा, उसे ही हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, इससे हम लोग केटी से प्रदर्शित करते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस अपन में नॉमिनल स्ट्रेस को ही स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों आगे फटीग, एंडोरेंस, फिर सिलेक्टेड मटेरियल आदि कई चीजें देखेंगे। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के कौन कौन सी विधि हो सकती है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए पहली विधि है दोस्तों प्रतिबल प्रवाह रेखाओं की उचित डिजाइन द्वारा एकत्र न होने को देकर। जो दोस्तों उसमें प्रवाह रेखाएं रहती है वो इकट्ठा हो जाती है, उनमें मतलब समान गैपिंग या फिर समान दूरियां बनाए होने देकर इसको हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं। दूसरा, नोचेस बनाकर। नोचेस दोस्तों यू वी आकार की होती है, हम अभी बताएंगे नोचेस क्या होती है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला, प्रतिबल प्रवाह रेखाओं की उचित डिजाइन द्वारा एकत्र न होने देकर कैसे होता है।
तो दोस्तों प्रतिबल प्रवाह रेखाओं को उत्तम डिजाइन उचित डिजाइन द्वारा एकत्र न होने देकर, जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारे जो डिजाइन है यहाँ पे एकत्र हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रतिबल और यहाँ पे प्रतिबल अलग अलग हो जा रहे हैं, जिससे यह खराब हो जा रहा है। और यहाँ पे जो दोस्तों इसकी जो गैपिंग है, यहाँ पे हम प्लेट लगा देंगे तो यहाँ इसकी जो गैपिंग है ये इक्वल हो जाएगी, सही रहेगी। तो इसलिए इसको हम ध्यान में देते हुए तब स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम दूर कर सकते हैं। और दूसरा है नोचेस लगाकर। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नोचेस को लगाकर कैसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नोचेस बनाकर कैसे हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। नोचेस दोस्तों, इसके जो नोचेस हम लोग दोस्तों बनाते हैं, जैसे ये हुआ मतलब इसमें जो छिद्र या फिर अनावश्यक खांचे जो रहते हैं उसको कम करके, यहाँ पे दोस्तों उसको हम लोग कम करके या फिर छिद्र और खांचे उचे बना के हम लोग इसको कम कर सकते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को। जैसे देख रहे हैं ये हम लोगों का दोस्तों खराब है, ये अच्छा है यू आकार की, और उससे भी अच्छा ये है दोस्तों, ये देखिए ये। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं फटीग और इंडोरेंस लिमिट, मतलब कि फटीग सीमा है, इसका मतलब होता है फटीग वो होता है जो बार बार प्रतिबल लगने के कारण रेजिस्टिविटी में आई कमी को फटीग कहते हैं। जिसे दोस्तों किसी बॉडी पे हम लोग बार बार प्रतिबल इस पे उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें आने वाले समय में अगर बार बार एक ही जगह पे लग रहा है तो ये बॉडी मतलब इसमें कमी आ जाएगी, ये फिर स्ट्रेस इसमें उत्पन्न नहीं हो पाएगा, इसमें कमी आ जाएगी, तो उसी को हम लोग फटीग कहते हैं। एंडोरेंस लिमिट क्या होता है, जो नमूने बार बार असफल हुए अनंत चक्रों की संख्या 10⁻⁷ पर सहन कर सकता है, फटीग सीमा या सहन सीमा कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों BIS कोड क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कोड क्या होता है। किसी प्रोडक्ट, सिस्टम और कंपोनेंट के निर्माण में एक सेट विधि को ही कोड कहते हैं। जो कोड रहता है दोस्तों, किसी चीज को हम बनाते हैं तो उसमें सेट करते हैं स्टैंडर्ड, जो BIS इंडिया में BIS कोड चलती है तो उसके द्वारा एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसी को ही कोड कहते हैं। और दूसरा क्या, स्टैंडर्ड मानक किसी संस्था या संगठन द्वारा परिभाषित एक विशिष्टियों का सेट है। स्टैंडर्ड दोस्तों जैसे BIS कोड एक संस्था या फिर किसी कंपनी द्वारा या फिर कुछ भी संगठन द्वारा एक दिया गया कोड है, उसको ही स्टैंडर्ड मानक मान के हम लोग चलते हैं, तभी हम लोग किसी बॉडी पार्ट्स कंपोनेंट का निर्माण करते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं अब टाइप ऑफ स्टैंडर्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कंपनी स्टैंडर्ड, दूसरा नेशनल स्टैंडर्ड और तीसरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। दोस्तों कंपनी स्टैंडर्ड मतलब कि ये किसी कंपनी के संस्था, मतलब एक प्रकार कंपनी होती है, उसी के द्वारा मानक सेट किए जाते हैं, उसे कंपनी स्टैंडर्ड कहते हैं। दूसरा है नेशनल स्टैंडर्ड, ये दोस्तों राष्ट्रीय लेवल पे होता है, ये पूरे देश के लिए इस स्टैंडर्ड पे चलता है। इसमें दो, जैसे भारतीय मानक ब्यूरो BIS, इसको दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं। दूसरा ASME, अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल, इंडियन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये 2 प्रकार के होते हैं नेशनल स्टैंडर्ड में। इंडिया के लिए अलग है दोस्तों, ये अमेरिका की अलग है। और तीसरा है दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड होता है दोस्तों। इसमें 2 होते हैं, एक ISO और दूसरा ISO। आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं सिलेक्शन मटेरियल इन मैकेनिकल डिजाइन में कौन सी सिलेक्शन करने के लिए जो मटेरियल हमें रहना चाहिए, उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज पानी चाहिए, कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये हम लोग देखते हैं। पहला, उत्पन्न प्रतिबलों को सहन करने की क्षमता, जो दोस्तों हमारे मटेरियल में स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं उसको सहन करने की क्षमता रहना चाहिए। और दूसरा है वर्किंग कंडीशन, वो कार्य करते रहना चाहिए। जैसे दोस्तों बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो वर्क नहीं करते हैं, जैसे अभी हम लोहा को अगर फेंक दे बाहर तो उसमें जंग लग जाता है, तो वर्किंग के योग्य नहीं रहता है, तो वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए। और तीसरा दोस्तों उसमें कठोरता, टफनेस और झटकों को सहन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और चौथा है हैंड
हैंड टूल्स मतलब दोस्तों वो सुचालक नहीं कुचालक रहना, मतलब ऐसा रहना चाहिए जिसको हम लोग हैंड से भी यूज कर सकें। और पांचवा है आसानी से उपलब्ध हो, जो दोस्तों जिस मटेरियल का हम सिलेक्शन करें वो आसानी से उपलब्ध है, ज़्यादा उसके लिए या फिर कॉस्ट या फिर मतलब जो सरकार द्वारा स्टैंडर्ड दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आसानी से उपलब्ध रहना चाहिए। और छठा है मूल्य में कम होनी चाहिए। दोस्तों मूल्य ऐसा होता है कभी कभी हमें जो मटेरियल की आवश्यकता होती है वो बहुत कम उपलब्ध रहती है, तो उसकी मूल्य बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए उसको नहीं हम लोग ऐसे देखेंगे, मूल्य के अकॉर्डिंग भी उसमें देखेंगे कि हमारी सिलेक्शन जो मशीन डिजाइन की सिलेक्शन मटेरियल है तो उसका मूल्य भी कॉस्ट थोड़ा कम रहना चाहिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है दोस्तों, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इकोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला इर्गोन और दूसरा नोमोज। इसका अर्थ होता है वर्क और नोमोज का अर्थ होता है नेचुरल लॉ, मतलब प्राकृतिक नियम को फॉलो करके इस शब्द का बनाया गया है। इसकी एम्स क्या है दोस्तों, मतलब ये हमें क्यों आवश्यक है, तो मशीन के उपयोग पूर्ण बनाना। मशीन को उपयोग पूर्ण बनाने का मतलब है कि मशीन को हम लोग खुद अपने अकॉर्डिंग डालें, ना कि मनुष्य मशीन के अकॉर्डिंग डाले, ज्यादा कष्ट ना हो मशीन। और दूसरा है दोस्तों भौतिक तथा मानसिक प्रतिबल में कमी। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं अब अभिकल्पन में कलात्मक विचार। कलात्मक विचार क्या होते हैं, जैसे दोस्तों पहला फंक्शनल परफॉर्मेंस रहना चाहिए, दूसरा ड्यूरेबिलिटी रहना चाहिए, और तीसरा अपीयरेंस मतलब कि रूप रंग उसकी कैसी रहनी चाहिए, चौथा है कंफर्टेबल रहना चाहिए, और पांचवा विपरीत स्थितियों में कार्य करने की क्षमता रहना चाहिए। ऐसे हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर दोस्तों समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर अगले दिन से। जय हिंद।